मैं हूं जाफरी और मैं हूं हैदर वहीद और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। ऑपोजिशन की मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस, जो कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कहलाई जा रही थी, अब उसे मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस कहा जा रहा है। इसका बैकग्राउंड जो है वो वैसे तो तवील है, लेकिन मोस्ट रीसेंट बैकग्राउंड FATF के वो जॉइंट सेशन की वोटिंग है, जहां हमने मायूसी के साथ देखा कि जमहूरियत नफी में ऑपोजिशन ने वो किरदार नहीं अदा किया। उनके मेंबरान जो हैं वो आए नहीं सब, और जिस संजीदगी के साथ उन्होंने ऑपोजिशन करनी थी, कुछ ड्रकोनियन शिकों के हवाले से खासकर वो नहीं कर सके। और अगर यही कॉन्फिडेंस लेवल इस वक्त है तो फिर सवाल उठता है कि कल की APC या MPC जो है वो क्या अचीव कर सकती है। इनमें कुछ ऐसे नुकात हैं जिसके हवाले से हमें ऑलरेडी पता है कि APC का एजेंडा जो है उस पर वो शामिल हैं। जो है गौर किया जाएगा कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जा सकता है वजीर आजम के खिलाफ। इस हुकूमत को क्या इस तरह हटाया जा सकता है? अगर हम FATF के बिल को कहीं से भी एक इंडिकेटर जाने तो ये बड़ा मुश्किल है कि ये नंबर्स इस वक्त या तो एक तो है नहीं ऑपोजिशन के पास, और जब हमने देख लिया कि नंबर्स होते भी हैं तो वो नंबर्स नजर नहीं आते, वो नंबर्स वोट नहीं करते। अगर हम दूसरी तरफ देखें कि क्या इमरान खान साहब को विद इन पार्टी या विद इन ट्रेजरी बेंचेस कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो रीसेंट हिस्ट्री यही बताएगी, और ख़ासकर PTI की तवील हिस्ट्री भी ये बताएगी कि जो भी हालात रहे हैं उनके लीडर इमरान खान साहब ही रहे हैं। अगर कोई एक्सट्रीम स्टेप की तरफ कल APC जाती है तो उसमें कंसिडर वो कर सकती है पब्लिक एजिटेशन। पब्लिक एजिटेशन जो है, हमने देखा कि खान साहब की जब पब्लिक एजिटेशन, और कहा जाता है कि काफ़ी सपोर्ट के साथ वो एजिटेशन हुई थी, वो धरने में वो अकेले नहीं थे, और मैं सिर्फ ताहिरुल कादरी साहब की बात अभी नहीं कर रहा, तो उस सूरत में भी धरनों की सूरत में नवाज शरीफ साहब नहीं गए थे। नवाज शरीफ साहब को हटाने के लिए पैनामा पेपर्स को जो है एक कोर्ट के प्रोसेस से गुजारना पड़ा था। वो प्रोसेस जिस तरह से भी नवाज शरीफ साहब को कबूल या ना कबूल, नतीजतन वो उनको वहां से और उस वजह से जाना पड़ा, धरनों की वजह से नहीं। तो धरने जो हैं वो ठीक है, मौलाना फजलुर रहमान साहब लार्ज नंबर्स ला सकते हैं, और स्टार टिकट प्लेयर्स लाइक मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज भी अब क्योंकि शामिल होने जा रहे हैं और पॉपुलर लीडर्स हैं, तो ये कोई डिस्काउंट नहीं कर सकता कि लोग तो ऑपोजिशन शायद निकाल ले, लेकिन एक सस्टेन्ड एफर्ट रख पाएगी या नहीं, इस पर भी आज हम गुफ्तगू करेंगे। और रेजिग्नेशंस की जहाँ तक बात है, तो वहाँ जो हम चीज़ जिसको आज हम ज़ेरे बहस लाएंगे वो यही है कि कन्फ्लिक्टिंग जो है वो एजेंडे हैं तीनों बड़ी ऑपोजिशन की पार्टीज़ के हवाले से। पीपल्स पार्टी के पास सिंध की हुकूमत है, सेनेट में नंबर्स हैं, वो कभी भी जनरल इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहेंगे, वो रेजिग्नेशन जो है की तरफ नहीं जाना चाहेंगे, और अगर इस तरफ वो नहीं जाना चाहते तो फिर एक बड़ी पार्टी माइनस होने के बाद क्या पोटेंसी रह जाती है ऐसी रेजिग्नेशंस की, जिनके बाद वैसे भी निज़ाम जो है वो तकलीफ और प्रेशर में इस तरह आ सकता है कि शायद वो अनसर्टेनिटी PML नून के लिए भी काबिल कबूल ना हो, क्योंकि PML नून भी एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है इस सिस्टम में। आजकल जिस तरह सिस्टम चल रहा है उस पर उनका कॉन्फिडेंस बेशक ना हो। जावेद लतीफ़ साहब MNA हैं, PML नून के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुश्किलात हैं इस वक्त ऑपोजिशन की और APC की, उसके हवाले से जावेद लतीफ़ साहब से पूछेंगे, लेकिन पहले मोहित जाफरी साहब आपकी तरफ मैं अगर आ सकूं। मैंने कुछ डिटेल किया कि जो प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस APC फेस करती है, और स्पेशली इस बैकड्रॉप में FATF के, आप किस तरह देखते हैं कि कल के APC में क्या चैलेंजेस होंगे, और जो मैंने लाइन आप की है इस वक्त चैलेंजेस, उस पर आपके ख्याल से किस तरह APC पूरी उतरेगी? देखिए वहीद साहब, अगर ये APC वाकई में किसी एजेंडा के तहत काम करना चाहती थी, सर हासिल कुछ करना चाहती थी, तो इसमें इतनी ताखीर होकर FATF के मामलात के बाद इसको नहीं होना चाहिए था, बल्कि FATF के ऊपर एक यूनाइटेड फ्रंट पेश करने के लिए होना चाहिए था। पहला मकसद ये होना चाहिए था कि हुकूमत को सबक सिखाया जाए कि ये तमाम जो फैशिस्ट हरकतें हैं उसकी बकौल अपोजिशन खुद के, उसके ऊपर अब ये नहीं चलेगी, और अपोजिशन इस बात पर मुतहर्रिक है। लेकिन इसके बरक्स हमें नजर आया कि APC की डेट ही कोई नहीं। फिर APC का मकाम अभी मुझे पता चला है अनकन्फर्म्ड है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने शायद मैरियट इस्लामाबाद बुक कर लिया है, और वहाँ पे सबको वहाँ पे दावत देगी, वहाँ के किसी कॉन्फ्रेंस हॉल में।
ये मकाम का भी कहीं पहले नहीं रमाडा पता भी चल रहा लिखा था, हुआ कहाँ था। होगी, कैसे होगी। ये ना हो जी देखें, कहीं मैंने अखबार में रमाडा भी पढ़ा था, ये ना हो कि शहबाज शरीफ गलत जगह पहुंच जाए लाहौर एयरपोर्ट की तरफ। नहीं, अब तो वही साहब, अब तो पहुंच जाएंगे, क्योंकि जो एपीसी हाँ। मुमकिना तौर पे कर सकती थी, यानी कि फैटिफ को डिफीट कर सकती थी मिलके, और यहाँ मैं फैटिफ नहीं कहूंगा क्योंकि फैटिफ के हवाले से मैं एक पीटीआई ने अच्छी बहुत दुश्मनी का अच्छी हवाला खबर दिया है। अच्छी खबर ये एंटी है मनी जाफर साहब, लॉन्ड्रिंग। अच्छी खबर यह है शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कि इस दफा आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। शहबाज शरीफ साहब इस वक्त मैं खबर दे रहा हूं कि जरूर इंशाल्लाह अल्लाह की मर्जी से एपीसी पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो शायद मरियम नवाज के साथ जा रहे हैं। आपसे मैं पूछूंगा जावेद लतीफ साहब के पास जाने से पहले, लेकिन एक आउटलायर और एक वाइल्ड कार्ड, मे बी अ रैबिट आउट ऑफ द हैट, एक चीज जरूर है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी साइलेंस, पॉलिटिकल साइलेंस तोड़ रहे हैं। दैट कैन नॉट बी विदाउट कॉन्सिक्वेंस। मैं नहीं कह रहा कि कल कोई हुकूमत इस वजह से चली जाएगी, लेकिन ये मायने खेज बात है। मरियम नवाज एपीसी में जा रही हैं, ये भी एक मायने खेज बात है। उनका रोल वहां क्या होगा वो अभी पूरी तरह वाज़ेह नहीं, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ विल एड्रेस दिस एंड इट हैज टू बी इम्पैक्टफुल। क्या कहेंगे इस पर? जो इम्पैक्ट करके चीज करनी होती है इलेक्टेड पार्टीज को, वो ऑपोजिशन के तौर पे मुकन्नना के अंदर करनी होती है। ये बाहर आके बैठ के शोर मचाना, ठीक है, नवाज शरीफ साहब यही सिर्फ कर सकते हैं, बहुत दिनों से नहीं किया है, ठीक है, लेकिन ऑल पार्टीज यूनाइटेड अगेंस्ट एक सिस्टम जिसको वो कठपुतली सिस्टम कहते हैं, एक इलेक्शन जिसको सब मिलके धांधली कहते हैं, ना इस्तीफे देने को तैयार है, ना वोट मुंजमद होकर देने को तैयार है, तो ये सब कुछ फिर क्या है? जावेद लतीफ साहब से अगर की इजाजत तो मैं पूछ सकूं। जावेद साहब, एक तो अव्वल थोड़ी ताखीर से आने की माजरत, हम दोनों को इनफरादी तौर पे बहुत अपने अपने ओपिनियंस देने का शौक है और थोड़े तवील भी हो जाते हैं, लेकिन जावेद साहब आप जरा बताएं कि ये आपके नंबर्स, ऑपोजिशन अगर मुतहर्रिक होती तो ज्यादा थे, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अगर आपके खिलाफ ही था तो उसको आप डिफीट कर सकते थे, लेकिन आपके 10 बंदे गायब, पीपल्स पार्टी के 8 गायब, जिसमें से 2 जेल में। फ्लॉप हो गई आपकी ऑपोजिशन। नहीं, देखें, बात यह है कि जो आपने सवाल जवाब एक दूसरे से किए और वहीद साहब ने जो अपना एक बयानिया पेश किया, जो नतज़िया पेश किया, मैं उससे 100% इत्फाक करता हूँ। आपके सवाल से भी करता हूँ, उनके जवाब से भी करता हूँ, मगर मुझे आपसे कहना ये है, क्या मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या पाकिस्तान की यही हिस्ट्री नहीं रही 70 सालों में? और आज जिस चीज़ का आप इशारा दे रहे थे कि इमरान खान ने जब धरना दिया उसके पास कुछ और साथ और कुव्वतें भी थीं, तारुल कादरी के अलावा भी कुछ कुव्वतें थीं, ये बात दुरुस्त है कि थर्ड एम्पायर की बात की जा रही थी, और ये भी बात दुरुस्त है कि आज थर्ड एम्पायर की बात नहीं होगी। ये भी बात दुरुस्त है आपकी कि फैटफ के बिल पे तो दूसरी तरफ जो खड़ा है, अपोजिशन के अंपायर साथ तो दूसरी हुआ। तरफ खड़ा है लतीफ साहब, अंपायर दूसरी तरफ खड़ा है, उल्टी बात है यहाँ पे। जी, अगर इजाज़त दें तो मैं आपकी खिदमत में यही अर्ज़ करने लगा था। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिलसिला शुरू हुआ है बलूचिस्तान असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक से, और फिर जो जो क़ुव्वतें इस्तेमाल हुई, जो जो फोर्सेस हुई, जिस तरह अदम एतमाद हुआ, उसके बाद सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन आया, उसके और उसका जिस तरह इंतखाब हुआ, अक्सरियत किसके पास थी, अक़लियत वाले कामयाब हो गया, और उसके बाद फिर माजी करीब में सेनेट के चेयरमैन पर अदम एतमाद की तहरीक जो लाई गई और जिस तरह वो नाकाम हुई, और उसके बाद ये आप आज फैटफ के बिल की आप बात कर रहे हैं। अगर तो इंडिपेंडेंट चीज़ें होंगी तो फिर आप आइनी कानूनी तरीके से जो अदम एतमाद एक इस निज़ाम में चीज़ें हैं बदलने का किसी हुकूमत को, वो तो फिर मुमकिन होएगा। मगर अगर चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, कोई ताकतवर चीज़ें उसमें हर्डन पैदा करेंगी, तो मैं समझता हूँ कि फिर इस निज़ाम में रहते हुए या इस निज़ाम को भी बचाना और कानून आइन के मुताबिक तब्दीली भी लाना ये शायद मुश्किल हो जाए। आज अच्छा, तो जावेद साहब, ये आपने बड़ी दिलचस्प चीज याद दिलाई है कि हुकूमत को गिराना। कंटिन्यू आप ही कीजिएगा सर। मुझे आपने बड़ी दिलचस्प चीज याद दिलाई। ये बलूचिस्तान में जो चीफ मिनिस्टर हटा के वो 600 वोट वाले चीफ मिनिस्टर लगाए थे, वो तरीके अदम एतमाद पीटीआई ने नहीं चलाई थी, वो तरीके अदम एतमाद पीपल्स पार्टी ने चलाई थी, और चलाने के बाद कहा था हमारा असल दुश्मन नवाज शरीफ है, और हमारा असल दुश्मन नवाज शरीफ है, और क्यों एकदम से नवाज शरीफ असल दुश्मन है ये पता भी नहीं था। आपके होस्ट हैं, ये मेरी फिर बात सुन लेना।
कि चेयरमैन सेनेट का जब इंतखाब हुआ था तो उस चेयरमैन सेनेट के को मुंतखब करने के लिए पीटीआई भी साथ थी। फिर ये भी तो आपको इल्म होगा उस वक्त हम क्या कहते थे, और पीटीआई और जिनका आप जिक्र कर रहे हैं ये सारे इकट्ठे थे। नतीजा आपके सामने है। आज जो मैं बात करना चाह रहा हूँ ना आपकी खिदमत में, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप निज़ाम को कमज़ोर करेंगे, आप आइन कानून की बालादस्ती का एहतराम नहीं करेंगे, चीज़ें खड़ी करते जाएंगे, स्मूथ चीज़ों को चलने से रोकेंगे, तो फिर इसका नुकसान जो है वो अदारों को भी होगा, इसका नुकसान रियासत पाकिस्तान को भी होगा, क्योंकि अब गुंजाइश नहीं रह गई कि पाकिस्तानी कौम जो है वो महंगाई की चक्की में भी पिसे, पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी भी बढ़े, पाकिस्तान की मईशत भी तबाह हो जाए, दुनिया में पाकिस्तान तन्हा भी हो जाए, और उसके बाद आप ज़िद रहें कि यही मेरी ज़िद है और यही बंदा जो है ये आपको कबूल करना होगा। तो फिर मैं ये आपकी खिदमत में अर्ज करूँगा कि जिस तरह 2018 के इंतखाबात में नतायज लिए गए थे, आज भी अगर फेडरल के बिल पर वही नतायज लिए जाने की ख्वाहिश हो। ठीक है, आवाज आ रही है जावेद साहब? ये मोहसिन रंजा साहब की एक कमेंट है, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मुझे आपसे उस हवाले से सवाल है, उन्होंने एक बात जो है वो जरा खुली छोड़ दी थी, उसको आपसे मैं चाह रहा हूँ कि आप बांध दें। मोहसिन रंजा साहब ने ये पीएमएल नून की जो एब्सेंसेस थी उनके बारे में क्या कहा? 6 सेनेटर्स में से 2 सेनेटर्स जो हैं वो तो मैं समझता हूँ कि मैं उनका नाम भी नहीं लेना पसंद करूँगा कि जो पार्टी की कहने के ऊपर नहीं आते। 4 सेनेटर्स हैं, उनके जेन्युइन रीजंस हैं, कोई बीमार है, कोई डेथ बेड पे है, कोई गिरफ्तार होने के डर से मुल्क से बाहर गया हुआ है। सर 4 सेनेटर जो उन्होंने स्पेस दी वो बीमार और बहुत सियासी प्रेशर के डर की भी स्पेस दी। तो ये जो बाकी 2 हैं जिन पे अमूमी तौर पे समझ ये आ रही है कि सियासी प्रेशर भी नहीं था, पार्टी के कहने पे फिर भी नहीं पहुंचे, वो कौन है? नहीं देखें, मोहसिन बरखुरदार हैं, पार्टी में एक उनकी जूनियर हैं, मगर मैं समझता हूँ कि ये बात करना मेरे नज़दीक मुनासिब नहीं है कि किसको क्या मजबूरी थी। आपने ये देखा कि हमारी एमएनए एक हॉस्पिटल से वोट कास्ट करने के लिए आई, जिन्होंने आना होता है वो आते हैं। सर ये बातें बहुत अब पुरानी हो गई हैं, ये आप लोगों के साथ होता है, आप मैनेज नहीं कर पाते। मैं नहीं कह रहा कि आपकी क़यादत कहीं से भी इसमें मुलव्वस नेसेसरली होती है। कुछ बातें थी कि पीपल्स पार्टी से कराची में पैकेज और ये वो, मैं नहीं फिर भी इस पर जाता, लेकिन ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है। ये चेयरमैन सेनेट में जो लोग नहीं आए थे वही इस दफ़ा भी काफ़ी हैं जो नहीं आए। ये वही कहानियाँ जो हैं वो जमहूरियत के साथ मजाक और तजलील, ये पहली दफ़ा नहीं हुई, ये होती आई है। तो इस पे तो देखें आप लोग भी कुछ करते हैं नहीं। नेम देम शेम देम कहा था मरियम नवाज ने भी, कहाँ नेम हुआ कौन शेम हुआ हमें नहीं पता कि शहबाज शरीफ साहब ने करवा पाए, वो नहीं करवा पाए, नज़र तो नहीं आया। लेकिन आज की अगर आप बात कर सकें, क्योंकि अब वो बात मेरे ख्याल से उस पर कोई आप वाज़ेह जवाब इससे ज़्यादा नहीं दे सकते जो आप दे चुके हैं। मोहम्मद मियां नवाज शरीफ साहब कल खिताब करने जा रहे हैं, इसके इम्पैक्ट की बात करें। मैं ये आपको गुजारिश कर दूं कि बारहा मैं ये बात कह चुका हूँ, दोबारा दोहरा देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे ये बताएं कि ठीक है आज नवाज शरीफ की सेहत का मसला है, और अगर इसको कोई ना माने तो वो अलग बात है, मगर ये आपके इल्म में बात है कि जब नवाज शरीफ को सज़ा हुई थी, उनकी सेहत इजाज़त देती थी, तो बिस्तरे मर्ग पर वो छोड़कर अपनी शरीके हयात को, बेटी को साथ लेकर जेल काटने के लिए आ गए थे। डाउट नहीं करें, इम्पैक्ट की बात करें, कल की स्पीच की इम्पैक्ट की बात करें, एपीसी को किस तरह से फायदा होगा, आगे किस तरह फायदा होगा, इसकी बात करें। आपके हेल्थ की बात मान लिया, मैं आपको नहीं आ रहे, मेरी बात सुन लें, आप मेरी अर्ज सुन लें। मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश कर दूं कि ये एपीसी, ये मकसद नहीं है कि हम एपीसी में जा रहे हैं तो मैं ये कहूँ कि ये निजात दहिंदा है एपीसी का जो एलामिया होगा इन हुक्मरानों से। मगर ये कहने में मैं हक बजानब हूँ कि अगर आज सियासी जमातों ने वो रोल अदा ना किया जिससे इन हुक्मरानों से जान आवाम की छूट सके, अदारे मजबूत हो सकें, रियासत जो है वो मजबूत हो सके, तो कल को
अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसा चीज़ को सबब बनती है तो उसमें मुत्तहिदा अपोजिशन के लोग भी उतने ही कसूरवार होंगे जितने आज के हुक्मरान हैं। अब आ जाएं इसका नतीजा क्या निकलेगा। मैं आपको दो तरीके हैं इनसे जान छुड़ाने के, ऑप्शन तो तमाम खुले हैं, मगर इसके बावजूद मैं ये कहूँ कि आप खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि माजी में अदम एतमाद की तहरीकों का क्या हशर होता रहा है, तो आज क्या हो जाएगा। हाँ, 1 2 3 4 ऑप्शन और हैं और ये नतीजा खेज APC होने जा रही है। ये हो ही नहीं सकता अब नहीं तो कभी नहीं। देखेंगे में सर क्या धरने की कॉल होगी, धरने की कॉल होगी, एजिटेशन की कॉल होगी और उस पर लब्बैक लोग क्यों कहेंगे कल? क्या ये मतलब APC में क्या होने लगा है कि जिससे ये हो पाएगा जो आप कह रहे हैं? आप मुझे ये बता दें, शायद आपकी तनख्वाह तो ज़्यादा होगी, आपको तो महीने बाद मिल जाती होगी, मगर बाकी लोगों का हाल पूछें जो बेरोज़गार हो गए इन 2 सालों में, उनसे पूछें जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, उनसे ठीक है, बुरे हाल है, कल क्या होगा? ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जो रियासत पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। लेते हैं facebook.com/agenda360 हमारा फेसबुक पेज है, @agenda360 समा हमारा ट्विटर हैंडल है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एजेंडा 360। ब्रेक से पहले हमारे साथ मियां जावेद लतीफ़ साहब थे। वो इस बात पे बज़िद थे कि ये अपोजिशन भी शरीक हो जाएगी इस तमाम मामले में अगर इसने कुछ मुतहर्रिक होकर नहीं किया। बहुत सारी बातें करी और वहीद साहब ये मुझे आप एक्सप्लेन करते हैं बस कि इमरान खान साहब का जो धरना था वो जैसा भी था, जिसको आप खुद इनफेक्टिव कहते हैं, उससे पहले वो लोग इस्तीफे दे के गए थे, कुछ भी करने गए थे तो इस्तीफे दे के गए थे। वो अलग बात है कि पुरानी तनख्वाह पे वापस आ गए थे और ख्वाजा साहब ने उनको शर्म और हया भी याद दिलाई थी और एम्बैरस भी नहीं हुए थे और मामलात वैसे ही चले थे, लेकिन इस्तीफे दे के गए थे। आप जब एक इलेक्टेड ग्रुप, इलेक्टेड इनटू द हाईएस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्री में होते हैं तो आप पहले वहां से सरेंडर करते हैं ये कहते हुए कि जी यहाँ पे ये नहीं चलेगा। ये क्या है कि हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे और उसमें जो मैक्सिमम नतीजा निकल सकता है यानी हुकूमत का पहिया रोकना, वो करने को हम तैयार नहीं है। उस वक्त हम लोग गायब हो जाते हैं, लेकिन हम कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे और आप देखें आपको वीडियो पे जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब नजर आएंगे। तो ये तो क्या है, इसमें आप क्या समझते हैं मैक्सिमम क्या है? दो बहुत बुनियादी फर्क है। देखें, एक तो खान साहब ने जब इस्तीफे जो है वो तैयारी उनकी थी तो उनके साथ वो कुव्वत थी कि जो कि अगर सिस्टम डीरेल हो या अगर कोई भी पार्लियामान में वैक्यूम या वॉइड पैदा होता है तो जहाँ पे जो कुव्वत स्टेप इन करने की होती है वो ऑलरेडी उनके खिलाफ नहीं खड़ी थी कि वो कोई फायदा उठा जाती। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि देखें वहाँ सिर्फ खान साहब, पॉलिटिकली सिर्फ खान साहब थे इम्पोर्टेंट। ताहिरुल कादरी वाज नॉट अ स्टेक होल्डर इन पार्लियामेंट। यहाँ पे पीपल्स पार्टी और PML नून और फजल रहमान साहब के 3 मुख्तलिफ एजेंडे हैं। आप भूल जाएं कि ये लोग एक पेज पे हैं। जहां तक रेमेडी की बात है, सबको अलग अलग चीज चाहिए। PML नून को जनरल इलेक्शन चाहिए, पीपल्स पार्टी को सिर्फ इन हाउस चेंज चाहिए। फजल रहमान साहब तो कुछ भी करके चाहे सिस्टम आगे पीछे हो जाए इमरान खान से निजात चाहते हैं क्योंकि पख्तूनख्वा में उनकी सियासत खत्म हो चली है वरना। और हालांकि उनके तो एस्टैब्लिशमेंट से हमेशा ताल्लुक ठीक रहे, लेकिन ये पहली दफा है कि ही फेसेस एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बिकॉज अगर खान साहब पख्तूनख्वा में और फाटा में इसी तरह पॉलिटिकली हावी रहे तो उनकी सियासत खत्म है। तो तीनों के एजेंडा देखिए, आपने इस वक्त रेजिग्नेशन यहाँ आसान नहीं है, वहाँ पे आसान की है, वहाँ पे आसान थी। आपने जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की बात की है वो तीनों जमातों को है। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट तीनों जमातों को है। PML नून का PML नून रैप अप की तरफ जारी है इस सिस्टम के अंदर। पीपल्स पार्टी जो है, देखिए प्राइमा फेसी बात करें ना, बैक डोर पे आप क्या समझ रहे हैं उसको छोड़ दें। प्राइमा फेसी पीपल्स पार्टी के जो सरबराह हैं उनके खिलाफ केसेस जो हैं उनकी इंडाइटमेंट हो गई है। वो केसेस भी एक मंतकी अंजाम तक जाएंगे। उनकी स्ट्रेंथ जो है केसेस की वो एक तरफ है। फजल रहमान साहब कश्मीर कमेटी के अंदर जो उन्होंने कश्मीर कमेटी के अंदर भी जो उनका एक पैर होता था वो कश्मीर को आजाद करते आ रहे थे, वो भी नहीं है उनके पास। अब जब ये तीनों को एग्जिस्टेंशियल इश्यूज हैं और उसके बाद भी इन लोगों की इस वक्त इतनी ताकत है कि जो उनके नॉमिनेटेड लोग हैं जो उनका काम नहीं करते उनको भी नहीं निकालते वो अपनी पार्टी में से, तो फिर ये तो सब एक शरेड है ना।
नहीं, शरेड तो नहीं है, लेकिन देखें पीपल्स पार्टी को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बिल्कुल भी नहीं है। एक तो बिलावल साहब वहाँ चेयरमैन है, को चेयरमैन है आसिफ जरदारी साहब, और उनके केसेस भी कहीं नहीं जा रहे। नवाज शरीफ के खिलाफ जो है, मरियम नवाज के खिलाफ 7 में 6 दिन पेशी होती थी, कहाँ हो रही हैं पेशियां आसिफ जरदारी के खिलाफ? देखें, ये बात ना करें आप। पीपल्स पार्टी के पास सिंध हुकूमत है, उनको क्या एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है? कल को एपीसी फेल हो जाती है, उनको क्या फर्क पड़ता? उनके पास तो हुकूमत है। उनका तो जो ये पॉलिटिकल थ्रेट है, इसके एवज जो वो पैकेजेस ले लें तो लेने वाली बात है। मैं आप किस तरह कह रहे हैं कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट में पीपल्स पार्टी? हाँ, पीपल्स पार्टी को जहां जहां बातें माननी पड़ती हैं इस रेजीम की वजह से, वो उस एक वो जिल्लत की कहने के इक्तदार में नवे हैं कि उनको एक प्रेशर जरूर है जो कि शायद ना हो अगर खान साहब की हुकूमत ना हो। लेकिन मैं बिल्कुल भी पीपल्स पार्टी को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट में नहीं समझता। पीएमएल, हाँ, फजलुर रहमान डेफिनेटली एग्जिस्टेंशियल थ्रेट में है फॉर द रीजन जो मैं बात कर चुका हूं, मैं दोहराऊंगा नहीं। पीएमएल नून में जो भी थ्रेट है वो एग्जिस्टेंशियल नहीं है, लेकिन क्योंकि हम शायद एक ट्रांजिशन में हैं कि मियां नवाज शरीफ के बाद अब ये पार्टी मरियम नवाज को जानी है या शहबाज शरीफ को, इस तरह की चीजों को सॉर्ट आउट डेफिनेटली मियां साहब को सही तरह करना होगा। बट अगर आप ये कह रहे हैं कि इस सिस्टम में अगर ये सिस्टम आगे बढ़ता है तो पीएमएल नून आउट है, सवाल ही नहीं पैदा होता। पीएमएल नून तो एक इनएविटेबल फैक्टर है कि अगर पीटीआई नहीं तो नून ही है ना, और कौन? आप बताएं, खान साहब नहीं है तो दूसरी ऑल्टरनेटिव क्या है? अगले इलेक्शन नहीं तो उसके अगले इलेक्शन। तो पीएमएल नून को बिल्कुल एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं देख रहा मैं कि माय पॉइंट इज, देखिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इस तरह नहीं कि वो कल खत्म हो जाएंगे, लेकिन उनकी हैयत को सिर्फ नुकसान ही पहुंच सकता है इन तीनों जमातों को इस सिस्टम के कंटिन्यू होने से। अब इस सिस्टम को कंटिन्यू होने से रोकने के लिए, नुकसान में इस सिस्टम को कंटिन्यू होने से रोकने के लिए एक सिंपल चीज है सबने करनी, मजमूई तौर पे इस्तीफे दें, क्योंकि ये सिलेक्टेड हैं, क्योंकि ये कठपुतली हैं, क्योंकि वो सारी बातें जो बिलावल साहब कहते हैं उसके बाद करें ना ये एपीसी, और नहीं करें, वरना नहीं करें भाई। बिलावल नहीं करें, देगा इस्तीफा, ड्रामा नहीं करें ना। क्यों देगा इस्तीफा? आपने एपीसी की डेट भी नहीं बताई, क्योंकि वो कहते हैं कि ये सब कठपुतली राज है, ये एक सिलेक्टेड कंट्रोल सिस्टम है ना। कठपुतली राज है तो उनके पास तो हुकूमत है। अगर आज इलेक्शन हो जाएंगे, कठपुतली राज खत्म हो जाएगा तो बात तो नहीं कर रहे ना। एपीसी जो है, एपीसी प्रैक्टिकलिटी के ऊपर तो नहीं बुलाई जा रही ना, प्रिंसिपल्स पे बुलाई जा रही है ना। वो प्रिंसिपल्स कहाँ हैं जो कि पहले इस तरह एक्सरसाइज नहीं हो सकते? प्रैक्टिकलिटी खत्म कभी नहीं होती। नहीं तो फिर एपीसी ना बुलाए ना, फिर सब शहबाज शरीफ बन जाए। क्यों ना बुलाए? जिसने सरबराही भी नहीं करनी, जिसने जाना भी नहीं है, डेट का भी ऐलान नहीं करना, फाइल को एंगेज एपीसी से क्या हो जाएगा? फाइल को एंगेज रखने, सियासत करनी है, रैंक एंड फाइल को एंगेज, मतलब आप कह रहे हैं इज्तिमाई तौर पे सबको बेवकूफ बनाने का वक्त आया जाता है, ये कह रहे हैं आप? क्योंकि जो करना है वो तो नहीं, सियासत है। वो सियासत होती है। जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल्स थे, हम कानून नहीं, हम देखें, हम लॉ की प्रैक्टिस करते हैं। बड़ा केस आए या इतना बड़ा ना हो, अहम हो या इतना ना हो, हम रोज हाई कोर्ट जाते हैं, रोज काम करते हैं। सियासत भी जो है वो ऐसी नहीं होती कि सिर्फ बड़े हाई टिकट मोमेंट पे ही सिर्फ होगी और हुकूमत ने गिराने के लिए होगी। सियासत ये कर रहे हैं, ऑपोजिशन को मुतहर्रिक रख रहे हैं, रैंक एंड फाइल को एंगेज रख लें। और एक और चीज करना चाह रहे हैं कि देखें, एक इग्नाइट कुछ भी हो सकता है। आज लग रहा है कि इमरान खान साहब कहीं नहीं जा रहे, ये अगर मूवमेंट चल उठती है, अगर लोग पहुंच जाते हैं इस्लामाबाद, कोई भी चीज इग्नाइट कर सकती है, कोई और एक्सटर्नैलिटी आ सकती है। तो ये एक आउटलायर, रैबिट आउट ऑफ अ हैट मोमेंट तो कभी भी हो सकता है। बट यस, ये बात जरूर है कि आज की तारीख में मैं इमरान खान साहब को किसी ऐसी थ्रेट में नहीं देख रहा कि एपीसी की वजह से कोई वो चले जाएंगे कल। लेकिन यू नेवर नो। नहीं जी, देखिए वो तो अलग ही बात है ना। आप मुझे एक बात बताएं, एक 3 मेजर पार्टीज हैं, उनकी सबसे पावरफुल पुश पार्लियामेंट में है, उनको वहां पे सिर्फ यूनाइट होना जरूरी है। वो वहां पे यूनाइट नहीं हो पाते, गलत वक्तों पे एक दूसरे के खिलाफ साजिश करते हैं। साजिश करने की काफी थिनली वेल्ड होती है, नजर आता है क्यों कर रहे हैं, किस मकसद के लिए कर रहे हैं, किस फायदे के लिए कर रहे हैं, किस डर में कर रहे हैं। उसके बाद साथ मिलकर एक वोट देने का तहैया करते हैं। वो तहैया पूरा इसलिए नहीं हो पाता, इसलिए 14 लोग जो हैं वो खड़े होकर कुछ कहते हैं और छुप के कुछ और करते हैं। उसकी इंक्वायरी का वादा करते हैं, दलील ये देते हैं कि इंक्वायरी का नतीजा क्यों नहीं पहुंचा, क्योंकि जी वो छुप के हो रहा था, क्योंकि सीक्रेट था, इसलिए हमें सही से पता नहीं है, कंफर्म नहीं कह सकते, तो कुछ कर नहीं सकते, ज्यादती हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 30 बंदा गायब, सबको पता है, उनके नाम पता है कौन है गायब। उनमें से 4-8 बेचारे बीमार या संजीवनी से कहीं फंसे हुए या जेल में।
मैं वही कह रहा हूँ जाफरी साहब कि देखें इस वक्त जो माहौल है, नंबर जहाँ हैं भी ऑपोजिशन के पास, वहां भी नहीं एग्जीक्यूट हो पाते। तो ऐसे माहौल को बदलने के लिए एक्सट्रीम स्टेप की जरूरत है। अब एक्सट्रीम स्टेप का स्टमक और यूनिटी ऑपोजिशन में नजर अभी तक नहीं आती। फजल रहमान साहब में स्टमक है लेकिन पीपीपी में नहीं है। पीपीपी बातें बड़ी बड़ी करती है लेकिन पूरी तरह से स्टेक होल्डर है, इस प्रेजेंट गवर्नमेंट में पूरी तरह स्टेक होल्डर है। तो आपके ख्याल से अगर नए इलेक्शन पुश करने हैं बिलावल साहब को, तो कल को सिंध हुकूमत से ज्यादा ले लेंगे क्या? पंजाब में उनकी हुकूमत आ जाएगी, फेडरल में उनकी हुकूमत आ जाएगी। देखें ये फिर एपीसीज ना करें ना, फिर अपने इत्तेहादी ना बताएं पीएमएल नून को। क्यों ना करें? क्यों नहीं कहीं ना कहीं कॉमन ग्राउंड है पीएमएल नून का पीपीपी के साथ, लेकिन ऑल द वे ये साथ नहीं जा सकते। कॉमन ग्राउंड ये है कि मैं बताता हूं इमरान, मैं बताने तो देना। कॉमन ग्राउंड ये है कि जितना खान साहब प्रेशर में आएंगे पीपल्स पार्टी का उतना फायदा होगा, उनका सिक्का उतना ज्यादा सिंध में चलेगा। पीएमएलएन तो चाहती है खान साहब जाएं, ये गवर्नमेंट गिरे, जनरल इलेक्शंस हों। पीपीपी नहीं चाहती, पीपीपी जनरल इलेक्शंस नहीं चाहती। नहीं, एक सेकंड ना, तो कॉमन एजेंडा नहीं है ना इमरान खान साहब को तंग करके पीपल्स पार्टी नहीं, इस हद तक है। एक सेकंड नहीं है ना, इमरान खान साहब को तंग करना कॉमन एजेंडा नहीं है। इमरान खान साहब को तंग करके कॉमन नतीजा निकालना कॉमन एजेंडा है। खान साहब को तंग करके पीएमएल नून को पानी में फेंक के खुद फायदा उठा लेना कॉमन एजेंडा नहीं है। नहीं, कॉमन एजेंडा इस हद तक सिर्फ है कि खान साहब जितने कमजोर होंगे दोनों का फायदा है। नून चाहती है पूरी तरह कमजोर हो, जनरल इलेक्शन हो। पीपीपी चाहती है नहीं, सिर्फ कमजोर हो, उनका सिक्का ऊपर जाता रहे, उनके जो है वो बोली बढ़ती रहे। वो ये चाहते हैं, वो नहीं चाहते जनरल इलेक्शन। फजल रहमान चाहते हैं सब कुछ रैप अप, बिकॉज अगर खान साहब बच गए पख्तूनख्वा में 1-2 और साइकिल। ठीक है, देखिए मेरी आपसे इशू ये है कि इनका कॉमन एजेंडा इन तीनों पार्टीज का, आपका अगर ये कहना है इमरान खान साहब के लिए एक सर का दर्द बनना, तो वो तो काफी है नहीं है ना कॉमन एजेंडा। अगर उससे मकासद सबके फर्क काफी सर का दर्द जब बन जाएगा, नहीं एक सेकंड ना, जब सर का दर्द बन जाएगा तो हमने जिनके साथ मिल के वो सर का दर्द बने थे उन सबको हम दफना देंगे, तो ये फिर कॉमन एजेंडा नहीं हुआ। जब ये बराह रास्त पता है कि क्यों सर का दर्द बनना है, इसलिए सर का दर्द बनना है कि हम फिर बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव नजर आए खान साहब को भी और दूसरों को भी। तो फिर ये तो फिर मकासद सेम नहीं हुए ना, फिर तो सबको पता है जाते हुए कि ये आई एम अबाउट टू बी सोल्ड आउट। मंजिलें सारी आखिरी वाली नहीं होती, बीच में भी जो है वो मंजिलें होती हैं। और एक मैं बीच की और आखिरी की बात नहीं कर रहा, ये मैं पहले बाप की बात कर रहा हूँ। पहले दरवाजे पे पीपल्स पार्टी में चीज चुरा गोपी है, बार गोपी है। नहीं, इनका पहला कॉमन एजेंडा है खान साहब जितना पॉलिटिकली कमजोर होंगे इन सब का फायदा। यहाँ तक ये सब साथ हैं। पीपल्स पार्टी आउट हो जाती है जहाँ जनरल इलेक्शन की बात आती है, वो नो कॉन्फिडेंस में साथ है, वो इन हाउस चेंज में साथ है, वो प्रेशर डालने में साथ है। लेकिन जनरल इलेक्शन, रेजिग्नेशंस और इस तरह के धरने जो डिरेल कर सके सिस्टम को, पीपल्स पार्टी साथ आ गई, आई वुड बी शॉक। ठीक है ना, एक्चुअली साथ आ गई। तो एक तो देखें वो बातों में तो पीपल्स पार्टी मेरे भी साथ है और आपके भी साथ, तो बातें तो आप जितनी करवा लें वो तो आप छोड़ ही दें। अमलन पीपल्स पार्टी एक हद से ज्यादा जाती नजर नहीं आ रही, बिकॉज उनका एजेंडा पीएमएल नून से बिल्कुल सेम नहीं है। जनरल इलेक्शन पे वो दोनों साथ नहीं है। और फजल रहमान साहब तो हर हालत में जनरल इलेक्शन की तरफ है। पीएमएल नून भी जनरल इलेक्शन चाहती है, बट नॉट एट एवरी कॉस्ट। पीएमएल नून भी रुक जाएगी जहां सिस्टम को खतरा होगा। पीएमएल नून इस सिस्टम की बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है, हिस्टोरिकली बड़ी स्टेक होल्डर है, और आइंदा इस सिस्टम के थ्रू पीएमएल नून ने पावर में आना ही आना है। अगर एक कॉमन एजेंडा ये तस्वर किया जाए कि मकामी हुकूमत के इलेक्शंस जो है उनके लिए पुश किया जाए, क्योंकि इमरान खान साहब का 148 की बात रही है। बिल्कुल। अब ये मकामी हुकूमत के इलेक्शंस के लिए पुश किया जाएगा तो वो भी नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी नहीं चाहेगी सिंध में इलेक्शन हो जाए। पीपल्स पार्टी एम्पावर्ड गवर्नमेंट कराची में, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पीपल्स पार्टी क्यों एम्पावर्ड गवर्नमेंट चाहेगी कराची में? आज तक तो कभी नहीं। लिहाजा अब आप मुझे बताएं कि एपीसी में अगर ये भी समझा जाए कि चलें जी टर्म खत्म करने का भी वक्त नहीं आया है, अभी भी बहुत प्रेशर है, तो जो टर्म के दौरान चीज फितरी तौर पर होनी है, यानी मकामी हुकूमत के इलेक्शन होने, आईनी तौर पर भी जिम्मेदारी है हुकूमत की। खान साहब का वादा भी है कि ये हमें करना है जब वो पावर में नहीं थे। तो 140A वाले इलेक्शंस कराएं मकामी हुकूमतों के, उससे म्यार भी पता चल जाएगा कि हवा कहाँ है, हवा बहुत अच्छा, क्या है। बहुत अच्छी बात है और ये होना चाहिए, और इसमें पीएमएल नून को पुश करना चाहिए। लेकिन वो भी नहीं करेंगे।
नहीं, वो भी एजेंडा सेम नहीं है। लेकिन आई टेल यू कि वन थिंग, देखें, लेट्स गो टू ओल्ड फैशन पॉलिटिक्स नाउ। अब अगर 2023 में इलेक्शन है, 23 में ही है, जो जब अगला इलेक्शन है उस तक ओपन फील्ड अगर उन्होंने दे दी खान साहब को, तो अगला इलेक्शन भी आपको पता है किस तरह से सदर्न पंजाब में पिछला जीता गया, उस तरह अगला भी जीत लिया जाएगा। तो ये प्रेशर जरूरी है, ये सियासत जरूरी है, रैंक एंड फाइल को मुतहर्रिक करना जरूरी है, एक ऐसा माहौल बनाना जरूरी है कि अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है, जिस तरह मुशर्रफ साहब के लिए चीफ जस्टिस का हो गया, लाल मस्जिद का हो गया, खान साहब के लिए कुछ भी हो गया और ऐसा माहौल रहा, उसको कैपिटलाइज किया जा सकेगा। तो मेरे ख्याल से रियलिस्टिक जो एपीसी के मकासद हैं वो प्रोबेबली प्लान बी वाले हैं। प्लान ए के अनाउंसमेंट्स होंगे, बड़ी स्पीचेस होंगी, लेकिन प्लान ए में ये तीनों साथ उस हद तक नहीं जा सकते, जाना नहीं चाहते, इनके मकासद सेम नहीं है, और आई थिंक ये इन तीनों को खुद भी पता। तो फिर बचा क्या? इमरान खान साहब बता रहा हूँ ना क्या हो जाए। बिल्कुल, देखिए सियासत में ये ऑल और नथिंग हमेशा नहीं होता। ये फजल रहमान के लिए ऑल और नथिंग है। पीएमएल नून जनरल इलेक्शन जरूर चाहती है, पीपीपी कुछ भी नहीं चाहती इनमें से। वो सिर्फ प्रेशर चाहती है कि उनकी बोली ऊपर रहे, कि सिंध में दे विल बी नीडेड मोर एंड मोर। जितना प्रेशर में खान साहब रहेंगे उतना फायदा पीपल्स पार्टी को पॉलिटिकली होगा। वो बिल्कुल चाहते हैं कि खान साहब के जो है बुरे दिन आ जाएं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि पीपल्स पार्टी दावत देने में इसलिए इतनी कीन है, इसलिए वो सबको दिखाए कि ये जो हमारे दाएं और बाएं पे बैठे हुए हैं, देखो हम इनसे बेहतर हैं, हमें खरीद लो, या फिर हमें अपने साथ खरीद नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। वो दिखाएंगे, हम यहाँ चले जाएंगे, वरना हम यहाँ चले जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब से अभी क्यों मिले जरदारी साहब? वहां पे पैकेज और इमरान खान सब कुछ से भी मिल रहे थे, शहबाज शरीफ साहब से भी मिलेंगे। वो दिखाएंगे जो 90s में एमक्यूएम का रोल था उसको थोड़ा बड़ा कर लें। पीपल्स पार्टी ऑब्वियसली एमक्यूएम से बड़ी पार्टी है। अब पीपल्स पार्टी इज द किंग मेकर राइट नाउ। पीपल्स पार्टी जिस तरफ चली गई उस तरफ जो है वो पल्ला भारी है, और पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल वही गेम खेल रही है जो कि एक इस तरह की पोजीशन पार्टी खेलती है। आप अगर पीपल्स पार्टी ऑल द वे चली गई जहां फजल रहमान ले जाना चाहते हैं, आई वुड बी शॉक जी, क्योंकि उनका सिर्फ नुकसान ही है और नो प्रॉब्लम जी नहीं, फायदा ही फायदा है। देखें, जहां तक भी प्रेशर खान साहब पे बढ़ेगा, पीपल्स पार्टी को इनमें से हटाने की सबसे पहले, कोई जाके नवाज शरीफ साहब को नहीं हटाएगा। कोई फजल रहमान से बात करने से पहले लोग आसिफ अली जरदारी साहब से बात करेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब knows the art of the deal. So, and I don't necessarily mean that kind of deal, but a political deal. जिस तरह चेयरमैन सेनेट पे डील हो गई ना, तो देखें ये पीपल्स पार्टी का एजेंडा बिल्कुल मुझे यहाँ मुख्तलिफ नजर आ रहा है, और उनका बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आ रहा है। फजल रहमान साहब एक हद तक साथ चलेंगे, अनाउंस मिलकर करेंगे, एक ही बात करेंगे, रेटरिक सेम रखेंगे। ये मैं बहुत ज्यादा कॉमनली नहीं कहता, लेकिन सिराजुल हक साहब कुछ कह रहे हैं, जरा सुने। मेरे ख्याल से आई थिंक आई एग्री विद हिम। सिराजुल हक, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हो रही है, अब तक उसका एजेंडा तो सामने नहीं आया है। जिस तरह इन तमाम पार्लियामेंट में मौजूद पार्टियों ने हर मरहले में हुकूमत का साथ दिया है, कानून साजी में साथ दिया है, और हर उस लम्हे में जब हुकूमत चाहती हैं तो ये लोग साथ देते रहे। मैं ख़ुद हैरान हूँ कि उनको साथ देने के लिए उन पर क्या दबाव था, वो बताते भी नहीं है। हैरान है सिराज साहब, वही साहब हैरान है। देखें जाफरी साहब, यहाँ पे कोई हैरान नहीं है। ये सब कुछ पहले हो चुका है। ये सब कुछ पहले हो चुका है, और जो हमने FATF में देखा वो भी अभी हो चुका था। ये इसमें से आप मुझे बता दें मायूब बात क्या है? हाँ, ये बात है, अभी हमने इसको नहीं डिस्कस किया, इस पे आपका क्या तबसरा है? कि मेरे ख्याल से मियां नवाज शरीफ साहब का पॉलिटिकल साइलेंस तोड़ना मायने खेज। आई थिंक इस चीज को मैं अंडरस्कोर करूंगा रादर, और मैं इसको बिल्कुल भी जो है हल्का नहीं लूंगा इस बात को, क्योंकि अगर मियां साहब लंदन में बैठ के सियासत करते हैं तो PML नून की पोटेंसी, मैं नहीं कह रहा उससे कोई हुकूमत जा रही है नेसेसरली, बट फर्क पड़ेगा, डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, और उससे मरियम नवाज भी मुतहरिक होंगी। और मेरे ख्याल से वो मायने खेज बात है, विदाउट डाउट इट्स द मोस्ट इम्पैक्टफुल थिंग कमिंग आउट ऑफ दिस APC विल बी नवाज शरीफ एड्रेस, and his breaking his political silence is a huge deal.
ये मरियम नवाज साहिबा ने खुद कहा था, मुझे जरा आप अगर 1 सेकंड देंगे तो मैं वो पढ़ के फिर से सुना देता हूँ। मैंने कल भी पढ़ा था, उन्हीं की बात को मैंने कोट किया था, उन्हीं के लिए मेरे ख्याल से फिट बैठती है उनकी बात पे। उन्होंने कहा था दबाव और जबर इंतजार करने से नहीं, डट कर मुजाहिमत करने से खत्म होते हैं। ये उन्होंने किसी और फर्ज पे कहा था, लेकिन ये उनके ऊपर ज्यादा मेरी नजर में कम से कम सही फिट होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि एक सेकंड ये दबाव और जबर के खिलाफ अगर कल नवाज शरीफ साहब बोलें और ये दर हकीकत बताएं, सच बोलें, पूरा सच बोलें, जिसके अंदर ये हिस्सा शामिल होगा कि वो फंसे क्यों, अगर फंसे, वो कॉम्प्रोमाइज्ड क्यों हैं, अगर हैं, किसके सामने कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, और क्यों उनके पेपर ट्रेल मीट नहीं हुई, कहाँ पे माजरत जरूरी है। अगर पूरा सच वो बोले तो इट इज द ट्रूथ दैट विल सेट हिम फ्री। अगर इस हद तक नहीं जा सकते वो, और इस हद तक मरियम नवाज साहिबा नहीं जा सकती, तो फिर वो भी इस आई वॉश के अंदर किसी हद तक मुलव्विस है। ठीक है, अब दो चीजें देखें। आपने जिस सच की बात की, तो एक दिन नवाज शरीफ साहब जिस तरह उनको दीवार से लगाया जा रहा है और उनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी और लेगेसी को नुकसान पहुंचाने की तरफ ये हुकूमत गामजन है, तो मेरे ख्याल से वो दिन तो आएगा जब मियां साहब जो हैं किस वजह से उनको हटाया गया, और वो सारी बातें एक दिन तो कह देंगे, और मुझे ये यकीन है कि वो कह देंगे। मेरा नहीं ख्याल कल कहेंगे, लेकिन वो कह जरूर देंगे। जहां तक आपकी बात है कि वो अपने केसेस के हवाले से भी सच बोलें, तो देखें ये जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जिस तरह टेंट होके, जिस तरह फ्लॉड तरीके से चला है, मैं तो कहता हूं कि अगर आपकी बात सही भी होती तो ये तो सवाल ही नहीं है कि कोई ऐसे ही अकाउंटेबिलिटी के सामने एतराफ है जो करने वाला है, तो वो तो आप भूल जाएं। लेकिन मियां साहब अपने निकाले जाने के हवाले से बिल्कुल मेरे ख्याल से एक दिन बोलेंगे। मैं नहीं कह रहा ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से करें, और मैं नैब के हवाले से जो केसेस हैं उन हवाले से बात करने का भी नहीं कह रहा, लेकिन ये पैनामा पेपर्स को एक्सप्लेन करें जिसकी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट में डिस्क्वालीफाई हुए, उसकी माजरत करें। ये कैलेबरी फॉन्ट की माजरत करें मरियम साहिबा, ये बेसिक पॉइंट्स के ऊपर माजरत करें। अगर लोग इतने बेवकूफ हैं कि उनको अभी चुप रहने के लिए भी माफ कर देंगे, जिस तरह आप कहते हैं 2 साल तक चुप रहने के लिए माफ कर देंगे, जिस तरह लोग समझते हैं वोट करते वक्त फिर से याद आ जाएंगे, अगर लोग इतने ही हैं तो लोग इतने गनी भी हैं कि माफ कर देंगे पूरा सच बोलने पे, तो बता दें, ताकि ये कम से कम कॉम्प्रोमाइज के जो हालात हैं कि फला फ्लैट उनका था, अब्बा के नाम पे कुछ और था, बच्चे को याद नहीं है कि फ्लैट कौन सा था, दूसरे बच्चे को याद नहीं है कि ये फ्लैट जिसमें मैं रहता हूँ वो मेरा है, या मेरे भाई का है, या मेरी बहन का है, ये सारी चीजों को क्लियर कर दें एक दफा, तो कॉम्प्रोमाइज कम हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल। देखें, स्पेशली जिस तरह से अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस चला है, आप कह रहे हैं कि वो आके अपना केस फिर से आके आर्ग्यू करें, मेरे ख्याल से तो गलती सारी उनकी ये थी कि उन्होंने पब्लिक में आके पहले जिस तरह से केस को आर्ग्यू करने की कोशिश की, पीस मील में कोई ये कह रहा है कोई वो कह रहा है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि उन्हें ऐसी हिमाकत आइंदा करनी चाहिए। उनको चाहिए एक दिन जरूर बताएं कि असल में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को के खिलाफ धरने क्यों हुए, असल में पैनामा पेपर्स जो है वो इतनी बड़ी बात क्यों बनी है, ये सारी बातें साथ ये भी बताएं कि फिर वो असल में कमजोर क्यों हुए, और जिस तरह उनको दीवार से लगाया जा रहा है, खिलाफ ये सिक्का बहुत जल्द भी बोल सकते हैं, असल में उनके खिलाफ सिक्का ये चला क्यों, असल में इसाक डार साहब का रोल क्या था इस सिक्का चलने में, विज़ावी उनकी अकाउंट्स किस तरह मैनेज हुई। असल में शहबाज शरीफ साहब के खानदान के खिलाफ जो टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स का केस है, जो कि एक इलीगल एसेट रिकवरी यूनिट हैंडल कर रहा है और इलीगल तरीके से हैंडल हो रहे हैं, लेकिन वो असल में केस का बटन है क्या? अच्छा, वो वेल्थ अकॉम्प्लिश किस तरह हुई है? देखें, वो आपकी जो बात है वो तो अगर if they believed you तो they would say, if they thought as you do then they would go ahead and talk about this, right? Which they don't, so I don't see that happening at all. अब मेरे ख्याल से जो एक्चुअली प्रैक्टिकल चीज अब है कि कल एपीसी में एक तो नवाज शरीफ साहब बोल रहे हैं, बिग डील, कल एपीसी में मरियम नवाज जा रही हैं, ऑल्सो ए बिग डील, और तीनों पार्टियां जो मेरे ख्याल से जिनका फाइनल एंड गेम सेम नहीं है, कल जब डिक्लेयर सेम चीज को करेंगी तो उसके बाद दे शुड बी हेल्ड टू अकाउंट कि अगर कल जो डिक्लेरेशन होती है अगर उस पर ये पूरे नहीं उतरे, और कल इन्होंने जो अवाम से वादे करते हैं अगर ये जाके और फिर आगे वो नहीं करते जो वो कहते हैं, तो दे शुड ऑल्सो बी हेल्ड टू अकाउंट। देखिए ये असल में ठीक है, असल में मसला क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मसला ये है कि जब आप लोग साथ मिल के बैठ के एक बेसिक एक कॉज ऑफ डिले, एक माइनर इशू या एक फॉर्म ऑफ आई वॉश करते हैं,
तो नतीजतन फयाज अल हसन चौहान साहब जैसे लोग, एक सेकंड, फयाज अल हसन चौहान साहब जैसे लोग किस तरह की बातें कर सकते हैं और वो किस फोर्स से कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। फयाज चौहान साहब ने एपीसी को किस तरह सम अप किया। बुनियादी तौर पे आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन पिछले 2 साल से अनथक मेहनत करके उन्होंने एक अपना सब कमेटी बनाई, राहजन कमेटी। उस राहजन कमेटी ने कई इजलास मुनक्कद करने के बाद कल एक दफ़ा फिर अलाइड पार्टीज़ फॉर करप्शन का इजलास वो रखा हुआ है। जो अपोजिशन लीडर और फिर जो अब्बा जी इस कंजे में आ चुके हैं, बेगम सफदर रवान साहब के अब्बा जी, बिलावल ज़रदारी साहब के अब्बा जी, उनको बचाने के लिए क्या क्या तरीक़ेकार इख्तियार किए जा सकते हैं और क्या क्या प्रेशर डेवलप किया जा सकता है। बड़ा टेम्पो बनाया जा रहा है जी। बेगम सफदर रवान साहिबा भी वहाँ पे आ रही हैं। पिछले 4 साल की हिस्ट्री शायद है पाकिस्तान की सियासत की और नून लीग की सियासत की। जिस काम में बेगम सफदर रवान साहिबा ने हाथ डाला, वहाँ से जिल्लत, रुसवाई और जग हसाई के अलावा और कुछ नहीं निकला। तो कल अगर वो इस एपीसी में भी आ गई तो जनाब रिजल्ट आप खुद ही निकाल लें कि उसका भी बेड़ा गर्क। ये सेक्सिस्ट बातें हैं, ये बदतमीजी की बातें हैं, ये मिसरिप्रेजेंटेटिव हैं, ये इस तरह लोगों को उनके ख़ानदानों के हवाले से जलील करना या उनके जो अपना चुना हुआ नाम है वो उनको ना देना, ये ट्रेडेड बार्ब्स हैं पाकिस्तान में। लेकिन जब आप फैसला करते हैं कि साल में आप एक दफ़ा बोलेंगे और बाकी साल आप नहीं बोलेंगे, तो ऐसी बातें करने की गुंजाइश पैदा होती है। जब आप फैसला करते हैं कि दर हकीकत जब वक्त आता है काम कर गायब हो जाना है या फिर 3-4 लोगों को गायब होने मिला है, तो फिर स्पेस बनती है इस तरह की बातों की। जी भाई, मुझे एक बात देखें, कल जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का शो है और एपीसी का शो है। मरियम साहिबा ने बहुत दानिस्ता तौर पे, क्योंकि वो जहाँ भी जाती हैं अटेंशन ले जाती हैं, वो सेंटर कल जो है नहीं लेना चाह रही हैं और ये नवाज शरीफ साहब पे फोकस रहेगा कल। और ये जो सब वो बातें कर रहे हैं चौहान साहब के बड़ा टेम्पो बना रही हैं, वो क्या टेम्पो बना रही हैं, वो ये भी बात गलत है। कल नवाज शरीफ साहब का शो है, एपीसी का शो है और मरियम साहिबा ने बहुत ही दानिस्ता तौर पे यहाँ पे एक बैक सीट ली है, क्योंकि वो जहाँ बैक सीट नहीं लेती तो फिर उन्हीं की सीट दिखाई जाती है। तो ये कल आई थिंक फोकस रहेगा एपीसी पे और नवाज शरीफ साहब पे। वो अपने पॉलिटिकल साइलेंस तोड़ रहे हैं। आई थिंक ये बड़ी मायने खेज बात है, इसके दूररक्स नताइज भी हो सकते हैं, इमीडिएटली नहीं होंगे, लेकिन आई थिंक दैट इज द बिग ये मायने खेज बात इस हद तक है कि हमें कुछ नया सुनने को मिलेगा। 2 साल हो गए, 2 साल हो गए, एक निजाम बदलेगा, या ये इस तरह मायने खेज बात है कि गेम ऑफ थ्रोन्स का आखिरी सीजन आने वाला है, उसकी पहली एपिसोड है। मायने खेज होने की भी जी बिल्कुल दोनों सूरत हाल में मायने खेज तो है, लेकिन उसका इफेक्ट क्या होगा, उसकी नौयत क्या होगी, ये कल हम देखते हैं। और मेरे ख्याल से हम दोनों डिसएग्री भी हैं इस हवाले से। आप लोगों की क्या राय .com/agenda360 @agenda360 समा हमारा ट्विटर हैंडल है, @हैदर साहब का ट्विटर हैंडल है, JFERII मेरा ट्विटर हैंडल है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते जुमे के रोज 7:05 में फिर हाजिर होंगे।